नमस्कार। रुद्राक्ष शिक्षण संस्थान के ऑनलाइन क्लासेज में कक्षा 10वीं के विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। प्यारे विद्यार्थियों, साइंस के पिछले एपिसोड में मैंने आपको मानव तंत्र में दांतों के प्रकार के बारे में विस्तार से बताया था। आज का हमारा टॉपिक है मानव पाचन तंत्र। आज की इस वीडियो में हम मानव पाचन तंत्र के बारे में पूरा विस्तार से अध्ययन करेंगे। हालांकि आज का टॉपिक थोड़ा लंबा है, तो आप प्लीज पेशेंस रखिए और वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि आज का टॉपिक वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। हर साल एक साल छोड़कर एक साल लगभग ये टॉपिक पेपर में पढ़ ही जाता है, अतः आज का टॉपिक बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। प्यारे विद्यार्थियों, मनुष्य को भोजन के द्वारा ही आवश्यक ऊर्जा तथा कायिक पदार्थ प्राप्त होते हैं। हमारे भोजन के अंदर विभिन्न प्रकार के घटक जैसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन, खनिज लवण आदि पर्याप्त मात्रा में उपस्थित होते हैं। लेकिन हमारा भोजन होता है ना, वह जटिल अवस्था में होता है। शरीर के अवशोषण के लिए भोजन को सरल टुकड़ों में तोड़ना पड़ता है। अवशोषण यानी शरीर को उस भोजन से ऊर्जा प्राप्त करने के लिए भोजन को सरल टुकड़ों में तोड़ना पड़ता है, और ये सरल टुकड़ों में तोड़ना ही पाचन कहलाता है। तो पाचन की परिभाषा क्या हो जाती है? भोजन को सरलीकृत करने के लिए भोजन के अंतःग्रहण से लेकर मल त्याग तक एक विशेष तंत्र, जिसमें बहुत सारे अंग तथा ग्रंथियां सम्मिलित हो, ये सभी सामंजस्य के साथ क्रिया करते हैं, तब ये तंत्र मानव पाचन तंत्र कहलाता है। तो आप रफ कॉपी और पेन निकाल दीजिए और मेरे साथ साथ इस परिभाषा को लिखिए। परिभाषा क्या हो जाती है? यहाँ से स्टार्ट कर देता हूँ। भोजन को सरलीकृत करने के लिए भोजन को सरलीकृत करने के लिए अंतर्ग्रहण से लेकर मल त्याग तक एक तंत्र, जिसमें अनेक अंग तथा ग्रंथियां सम्मिलित हो। ये सभी अंग तथा ग्रंथियां सामंजस्य के साथ कार्य करते हैं, तब ये तंत्र पाचन तंत्र कहलाता है। ये हो गई अपने मानव पाचन तंत्र की परिभाषा। चलिए अब हम परिभाषा को समझते हैं। क्या लगा है? भोजन को सरलीकृत करने के लिए, सरलीकृत का मतलब है भोजन को सरल टुकड़ों में तोड़ने के लिए। भोजन को सरलीकृत करने के लिए अंतःग्रहण का मतलब है मुख गुहा से भोजन को अंदर की तरफ ग्रहण करना। भोजन को सरलीकृत करने के लिए अंतःग्रहण से लेकर मल त्याग तक, मल त्याग का मतलब है अपचित भोजन को शरीर से बाहर त्याग करना। अंतःग्रहण से लेकर मल त्याग तक एक तंत्र किसे कहते हैं? दो या दो से अधिक अंग मिलकर जिसका निर्माण करते हैं उसे तंत्र कहते हैं। यहाँ पर बहुत सारे अंग मिल रहे, तो ये पूरा का पूरा अंगों का समूह क्या कहलाएगा? तंत्र। अंतःग्रहण से लेकर मल त्याग तक एक तंत्र, जिसमें अनेक अंग तथा ग्रंथियां शामिल है। अंग कौन कौन से हैं? मुख गुहा, रसनी, ग्रासनली, आमाशय, अग्नाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, मलद्वार, ये वाले अंग तथा ग्रंथियां सम्मिलित हैं। पाचन तंत्र के अंदर ग्रंथियां भी सम्मिलित होती हैं, जैसे लार ग्रंथि, यकृत ग्रंथि, अग्नाशय ग्रंथि। ग्रंथियां सम्मिलित हो, ये सभी सामंजस्य का अर्थ है मिलकर, ये सभी आपस में मिलकर अपना अपना कार्य करते हैं। ये सभी सामंजस्य के साथ कार्य करते हैं, तब ये पूरा का पूरा तंत्र क्या कहलाता है? मानव पाचन तंत्र।
तो एक बार परिभाषा फिर से पढ़ लेता हूँ। भोजन को सरलीकृत करने के लिए अंतःग्रहण से लेकर मल त्याग तक एक तंत्र जिसमें अनेक अंग तथा ग्रंथियां सम्मिलित हो, ये सभी सामंजस्य यानी मिलकर एक साथ कार्य करते हैं, तब ये तंत्र मानव पाचन तंत्र कहलाता है। अब कौन कौन से अंग कार्य करते हैं मैं उनको भी आपको विस्तार से एक एक करके बताऊंगा, तो आप धीरज रखिए और वीडियो को बिल्कुल भी आगे मत खिसकाइए। ये मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, पूरा का पूरा ध्यान मोबाइल स्क्रीन पर रखिए। देखिए आगे परिभाषा अगर आप साथ साथ में नहीं लिख पाते तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप बाद में भी नोट्स बना के लिख सकते हैं। अब हमारी अगली हेडिंग है पाचन तंत्र के अंदर प्रयुक्त होने वाले अंग। तो हेडिंग डालिए पाचन तंत्र में प्रयुक्त होने वाले अंग। पाचन तंत्र मुख्य रूप से कौन कौन से अंग प्रयुक्त होते हैं वो हमें देखेंगे। सबसे पहले भोजन पहुंचता है अपने मुख गुहा में, मुख गुहा से भोजन आता है ग्रसनी में, ये वाली ग्रसनी आप साथ साथ में लोकेशन भी देख लीजिए। ग्रसनी के बाद भोजन पहुंचता है ग्रास नली में, ग्रास नली, ये ग्रास नली से भोजन पहुंचता है आमाशय में, ग्रास नली से भोजन पहुंच गया अपने आमाशय में, आमाशय से भोजन पहुंचता है छोटी आंत में, आमाशय से भोजन आ गया छोटी आंत, छोटी आंत से भोजन पहुंचता है बड़ी आंत में, छोटी आंत से ये भोजन आ गया बड़ी आंत में, और बड़ी आंत से अपचित भोजन शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है मल द्वार के द्वारा। तो ये मुख्य रूप से अंग है जो मानव पाचन तंत्र में प्रयुक्त किया जाता है। मुख गुहा, ग्रसनी, ग्रास नली, आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत और मल द्वार, ये सम्मिलित रूप से पूरे के पूरे अंग सम्मिलित रूप से एक नाल का निर्माण कर रहे हैं। ये देखो पूरी सम्मिलित अंग नाल का निर्माण कर रहे हैं। जो ये नाल बन रही है एक, इसे बोलते हैं आहार नाल, आहार नाल, आहार नाल या हम इसे पोषण नाल भी बोलते हैं, पोषण नाल। पोषण नाल के मुख्य रूप से 3 कार्य होते हैं वो देखिए। आहार नाल के मुख्य रूप से 3 कार्य होते हैं। पहला कार्य भोजन को सरलीकृत करके पचाना, भोजन को सरलीकृत कर पचाना। दूसरा कार्य इसका पचित आहार का अवशोषण करना, पचित आहार का अवशोषण करना। 3 नंबर कार्य इसका भोजन को मुख से मल द्वार तक पहुंचाना। ये 3 कार्य मुख्य रूप से इस आहार नाल के। कौन कौन से? भोजन को सरलीकृत करके पचाना, यानी भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में करके उसको शरीर के अंदर पचाना। 2 नंबर कार्य पचे हुए आहार, पचित आहार का अवशोषण करना, यानी जो आहार पचा हुआ है उसमें से ऊर्जा को प्राप्त करना। 3 नंबर कार्य भोजन को मुख से लेकर मल द्वार तक पहुंचाना। ये मुख्य रूप से आहार नाल के कार्य होते हैं। अब हम एक एक करके अंगों के बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त करेंगे। तो फर्स्ट हेडिंग हो जाती है अपनी मुख गुहा। चलिए हेडिंग डालते हैं मुख गुहा। मुख गुहा मनुष्य के पाचन तंत्र के अंतर्गत आहार नाल का सबसे आगे वाला भाग होता है मुख गुहा। ये हमारा मुख, ये भाग एक कटोरे के समान होता है। आपने मुख देखा होगा, अंदर से कटोरे के समान होता है। मुख में मुख्य रूप से 3 चीजें पाई जाती हैं, दांत, जीभ तथा लार ग्रंथियां। मुख्य रूप से 3 चीजें पाई जाती हैं, दांत, सेकंड जीभ और 3 नंबर चीजें लार ग्रंथियां। दांतों के बारे में मैंने विस्तार से पिछले एपिसोड में बताया था। दांत 4 प्रकार के होते हैं, कृतनक, रदनक, अग्रसवर्णक और सवर्णक। जीभ मनुष्य के मुख के अंदर चारों ओर गति करने वाली एक मांसपेशियों से निर्मित जीभ होती है। जीभ मांसपेशियों की बनी होती है और जीभ हमारे मुख के पृष्ठ भाग के आधार तल, यानी पीछे वाला भाग होता है ना, उसके आधार तल से जुड़ी हुई होती है। और जिस स्थान से जुड़ी हुई होती है उस स्थान को बोलते हैं जीवा फेनुलम। जीभ हमारे मुख के पृष्ठ तल के आधार भाग के जीवा फेनुलम नामक स्थान से
जुड़ी हुई होती है। और 3 नंबर आती हैं लार ग्रंथियां, उसे हम आगे विस्तार से पढ़ेंगे। ठीक है, तो भोजन पहुंच गया मुख में। मुख में जब दांतों के द्वारा भोजन चबा दिया जाता है, जीभ के द्वारा भोजन के अंदर लार मिक्स कर दी जाती है, उसके पश्चात भोजन पहुंचता है ग्रासनी में। ग्रसनी, तो नेक्स्ट हमारी हेडिंग हो जाती है ग्रसनी। तो देखिए भोजन पहुंच गया अपने ग्रसनी में। ग्रसनी का मुख्य कार्य, ये वाली ग्रसनी नलिका, इसका मुख्य कार्य भोजन को मुख से लेकर ग्रास नली में पहुंचाना है। बस इसका इतना ही कार्य, भोजन को मुख से ग्रास नली तक पहुंचाना है। इसमें भोजन बहुत ही कम समय तक ठहरता है। इसका पाचन तंत्र में और कोई भी रोल नहीं, सिर्फ इतना रोल है भोजन को मुख से ग्रास नली में पहुंचाना। तो अब हमारा भोजन कहाँ पहुंच गया? ग्रसनी से ग्रास नली में। नेक्स्ट हेडिंग थी हमारी ग्रास नली। ग्रसनी से भोजन कहाँ पहुंच गया? ग्रास नली में। ग्रास नली एक 25 सेंटीमीटर लंबी नलिका होती है। ग्रास नली का मुख्य कार्य क्या होता है? भोजन को ग्रसनी से आमाशय में पहुंचाना। ग्रास नली का मुख्य कार्य क्या हो गया? भोजन को ग्रसनी से आमाशय में पहुंचाना। ठीक है, ग्रास नली के अंदर क्या होती है? ग्रास नलिका के अंदर छोटी छोटी भित्तियां पाई जाती हैं। ये भित्तियां क्या करती है? भोजन को क्रमांकुंचन गति के द्वारा आमाशय में पहुंचाती हैं। क्रमांकुंचन गति क्या होती है? फॉर एग्जांपल, जैसे आपने जंप के ऊपर, बहुत सारे जंप होते हैं, उनके ऊपर से गाड़ी को आगे आगे स्कूले खाते हुए जाते हुए देखा होगा। ठीक इसी प्रकार भोजन ग्रास नली के ऊपर ऐसे स्कूले खाते हुआ आमाशय में प्रवेश करता है। वो वाली गति क्रमांकुंचन गति कहलाती है। तो कौन सी गति से भोजन आमाशय में प्रवेश करता है? क्रमांकुंचन गति द्वारा भोजन आमाशय में पहुंचता है। ठीक है, ग्रास नली के ऊपर ये उत्तकों का एक पल्ला होता है। आपको दिखाई दे रहा होगा ये गोल गोल, ये उत्तकों का एक पल्ला होता है, जिससे हम बोलते हैं एपिग्लोटिस। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है ये वाली चीज। इसे हम क्या बोलते हैं? एपिग्लोटिस। अब इसका कार्य क्या है वो सुनिए। एपिग्लोटिस का कार्य, जैसे ही भोजन हमारे मुख से ग्रस नली से प्रवेश करता है, तो ये इधर वाली तो है श्वास नली, आपको 2 नलिका दिखाई दे रही होगी। इधर वाली तो है श्वास नली और इधर वाली है आहार नलिका। ठीक है, जैसे ही भोजन आहार नलिका से यहाँ आता है, तो ये क्या करता है? भोजन आहार नलिका में आने के लिए श्वास नली की तरफ से ये सला बंद हो जाता है, ताकि भोजन श्वास नलिका में न जा पाए। और जब श्वास लेते हैं तब ये भोजन वाली साइड से बंद हो जाता है, ताकि वायु है वो आहार नलिका में न आ जाए। आपने देखा होगा कि जब आप खाना खाते हैं, तो जैसे ही भोजन यहाँ से एपिग्लोटिस से ढालने की कोशिश करते हैं, तो कुछ क्षण के लिए आपकी श्वास रुक जाती है। अगर आपने ऐसा नहीं किया है, तो अब की बार नेक्स्ट बार आप जब खाना खाओ तो देखना और अपना एक्सपीरियंस कमेंट बॉक्स में शेयर भी करना। जैसे ही आप खाना यहाँ से एपिग्लोटिस से डालोगे ना, तो कुछ क्षण के लिए आपकी सांस रुकेगी और फिर खुलेगी। ये सांस क्यों रुकती है? क्योंकि ये वाला सला इधर से बंद हो जाता है, ताकि भोजन श्वास नलिका में न जाए। ये कार्य होता है अपने एपिग्लोटिस का। भोजन मुखगुहा से ग्रसनी, ग्रसनी से ग्रास नली, ग्रास नली से पहुंच जाता है आमाशय में। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है आमाशय। ठीक है, आमाशय एक जे आकार की संरचना, आपको दिखाई दे रहा है कि ये एक जे आकार की संरचना है, और ये बहुत ही ज्यादा लचीला अंग होता है। सबसे ज्यादा भोजन इसी में आकर ही ठहरता है। लगभग 3 से 4 घंटे तक भोजन इसमें ठहरा हुआ रहता है, और लगभग 2 से 3 लीटर तक भोजन इसमें जमा रह सकता है, इतनी इसकी क्षमता होती है। ठीक है, आमाशय को भी मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया है: जठरागम भाग, जठर निर्गम भाग और फंडस भाग। 3 भाग मुख्य रूप से कौन कौन से? जठरागम भाग, सेकेंड नंबर भाग है जठर निर्गम भाग, और 3 नंबर है फंडस भाग। जठर आगम भाग ये वाला भाग है जिससे ग्रास नली जुड़ी होती है, ये वाला भाग तो कहलाता है जठर आगम भाग। जठर निर्गम भाग वो वाला भाग है जिससे आमाशय छोटी आंत से जुड़ता है, ये वाला भाग कहलाता है जठर निर्गम भाग। तथा जठर आगम भाग और जठर निर्गम भाग के 20 वाला एरिया, 20 वाला क्षेत्र कहलाता है
फंडस भाग। ठीक है, ये 3 भाग। ये वाला भाग कौन सा होता है? ग्रास नली से जुड़ा हुआ, ग्रास नली से जुड़ा हुआ। जठर निर्गम भाग होता है सोटी आंत से जुड़ा हुआ, सोटी आंत से जुड़ा हुआ। और फंडस भाग होता है इन दोनों के बीच का भाग, इन दोनों के बीच का भाग। ठीक है, सबसे पहले आमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल आकर मिलता है HCl। ये क्या करता है? आमाशय के पूरे माध्यम को अम्लीय कर देता है। और अम्लीय क्यों करता है? ताकि आमाशय के अंदर एंजाइम सक्रिय हो सके। आमाशय में मुख्य रूप से 3 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं। कौन कौन से? देखिए, आमाशय में मुख्य रूप से 3 एंजाइम पाए जाते हैं। फर्स्ट लाइपेज एंजाइम, लाइपेज एंजाइम। सेकंड होता है अपना पेप्सिन एंजाइम, पेप्सिन एंजाइम। और थर्ड है अपने रेनिन एंजाइम। ये 3 मुख्य रूप से एंजाइम होते हैं जो आमाशय के अंदर पाए जाते हैं। लाइपेज एंजाइम वसा का पाचन करता है, वसा का पाचन लाइपेज एंजाइम करता है। प्रोटीन का पाचन पेप्सिन एंजाइम करता है, प्रोटीन का पाचन पेप्सिन एंजाइम करता है। और रेनिन एंजाइम दूध का पाचन करता है, दूध का पाचन कौन करता है? रेनिन एंजाइम। ये रेनिन एंजाइम छोटे शिशुओं के अंदर बहुत ज्यादा मात्रा में पाया जाता है, और जैसे जैसे बच्चा बड़ा हो जाता है रेनिन एंजाइम की मात्रा हमारे शरीर में कम होती जाती है। ठीक है, तो भोजन कहाँ पहुंच गया? अपने ग्रास नली से आमाशय, आमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलता है, बहुत सारे एंजाइम सक्रिय होते हैं, उसके बाद भोजन पहुंच जाता है छोटी आंत में। नेक्स्ट चढ़ेंगे अपने छोटी आंत, छोटी आंत। छोटी आंत हमारे पाचन तंत्र का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। ये सबसे महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि सबसे ज्यादा सर्वाधिक भोजन का पाचन छोटी आंत के अंदर ही होता है, तथा भोजन का सबसे ज्यादा अवशोषण यानी ऊर्जा भी छोटी आंत के अंदर आकर ही प्राप्त होती है। तो सबसे ज्यादा भोजन का पाचन और अवशोषण किस कहाँ पर होता है? छोटी आंत के अंदर। तो हम लिख देते हैं भोजन का सर्वाधिक पाचन तथा अवशोषण छोटी आंत में होता है। इसी के साथ अग्नाशय से अग्नाशयी रस, यकृत से पित्त रस, आमाशय से बहुत सारे एंजाइम, ये सभी इन सभी का स्रावित रस छोटी आंत में आकर ही मिलता है। अग्नाशय, आमाशय तथा यकृत से स्रावित रस छोटी आंत में आकर भोजन में मिलता है। ठीक है, छोटी आंत को भी मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया है, ग्रहणी, अग्र सुदांत्र तथा सुदांत्र। देखिए तीनों भागों को। छोटी आंत को भी 3 भागों में बांटा गया है। फर्स्ट भाग है अपने ग्रहणी, सेकंड भाग है अग्र सुदांत्र, और थर्ड भाग है सुदांत्र। ग्रहणी यानी शुरुआती भाग, इसके अंदर भोजन का होता है रासायनिक पाचन। भोजन का रासायनिक पाचन कहाँ पर होता है? ग्रहणी के अंदर। अग्र सुदांत्र के अंदर पचित रस का अवशोषण होता है, पचित रस का अवशोषण। तथा तीसरा भाग है सुदांत्र। सुदांत्र के अंदर विटामिन का अवशोषण होता है। ग्रहणी के अंदर रासायनिक पाचन होता है भोजन का, अग्र सुदांत्र के अंदर पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है, पचित रस का अवशोषण, और थर्ड सुदांत्र के अंदर विटामिन का अवशोषण होता है, तथा सुदांत्र छोटी आंत से आगे बड़ी आंत में आकर खुलता है। तो सुदांत्र का नेक्स्ट क्या होगा कार्य? ये बड़ी आंत में खुलता है। तो भोजन छोटी आंत से कहाँ पहुंच गया? बड़ी आंत में।
तो नेक्स्ट हमारी हेडिंग हो जाती है बड़ी आंत। बड़ी आंत, बड़ी आंत का मुख्य कार्य भोजन में जल तथा खनिज लवणों का अवशोषण करना होता है। भोजन में जल होता है साथ साथ में तथा खनिज लवण जितने भी होते हैं उसका अवशोषण कौन करता है? बड़ी आंत। बड़ी आंत के अंदर छोटे छोटे जीवाणु पाए जाते हैं। जो छोटी आंत में अपचित भोजन होता है, जो बिना पचा हुआ भोजन होता है छोटी आंत के अंदर, उसको किण्वन क्रिया के द्वारा पाचन करते हैं। तो इसका क्या कार्य हो गया? इसमें उपस्थित जीवाणु किण्वन क्रिया के द्वारा भोजन का पाचन करते हैं। बड़ी आंत को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया है, सिक्कम, कोलम तथा रेक्टम। 3 भागों में। फर्स्ट भाग है सिक्कम, सेकंड भाग है अपने कोलन और थर्ड भाग है रेक्टम। सिक्कम भाग बड़ी आंत का शुरुआती भाग होता है। इसका मुख्य कार्य होता है पचित रस का अवशोषण करना। सिक्कम का मुख्य कार्य हो गया पचित रस का अवशोषण। सेकेंड है कोलन, ये यू आकार वाला भाग आपको दिखाई दे रहा है ना, उल्टा यू, उल्टा यू, ये वाला भाग कोलन कहलाता है। इसकी आकृति कैसी होती है? यू आकार तथा इसकी लंबाई होती है 1.3 मीटर। और थर्ड हमारा भाग होता है रेक्टम, जिसे हम बोलते हैं मलाशय। इसमें अपचित भोजन को ठोस रूप में शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। तो इस रेखा में अपचित भोजन का उत्सर्जन करना। तो इस प्रकार हमारे पाचन तंत्र के अंग कंप्लीट हो जाते हैं। फिर एक बार मैं पुनः आपको फास्टली रिवीजन करके बता देता हूँ। सबसे पहले भोजन आता है अपना मुख गुहा में। मुख गुहा में दांत, जीभ, इनका कार्य होता है। दांत 4 प्रकार के होते हैं, कृतनक, रदनक, अग्रसवर्णक और सवर्णक। और जीभ का कार्य होता है इसके अंदर लार रस मिलाना। भोजन पहुंचता है अपने ग्रसनी में, ग्रसनी से भोजन पहुंचता है ग्रास नली में, बीच में आते हैं एपिग्लोटिस, ये भोजन को श्वास नली में जाने से रोकता है। ग्रास नली से भोजन आता है अपना आमाशय में। आमाशय में HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल सक्रिय होता है ताकि एंजाइम सक्रिय हो। एंजाइम आमाशय में 3 प्रकार के पाए जाते हैं, लाइपेज एंजाइम वसा का पाचन, पेप्सिन एंजाइम प्रोटीन का पाचन तथा रेनिन एंजाइम दूध का पाचन। आमाशय से भोजन पहुंचता है छोटी आंत में। छोटी आंत सबसे महत्वपूर्ण अंग है। सबसे ज्यादा भोजन का पाचन तथा अवशोषण इसी अंग में होता है। इसे मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से? ग्रहणी, अग्रसुदांत्र तथा सुदांत्र। ग्रहणी के अंदर भोजन का रासायनिक पाचन होता है, अग्रसुदांत्र के अंदर पचित रस का अवशोषण होता है तथा सुदांत्र के अंदर विटामिन का अवशोषण होता है। भोजन छोटी आंत से पहुंचता है बड़ी आंत में। बड़ी आंत में भोजन में जल तथा खनिज लवणों का अवशोषण होता है। इससे भी मुख्य रूप से 3 भागों में बांटे गए हैं, सिक्कन, कोलन तथा रेक्टम। सिक्कन के अंदर पचित रस का अवशोषण होता है। कोलन अपने यू, उल्टे यू आकार की नलिका होती है जिससे जल अवशोषित होकर आगे मलद्वार यानी रेक्टम तक पहुंचता है। रेक्टम का कार्य होता है अपचित भोजन का उत्सर्जन करना। ठीक है, तो इस प्रकार का हमारे पूरे मानव पाचन तंत्र के अंगों के बारे में हमने विस्तार से जाना है। अगले एपिसोड में हम मानव पाचन तंत्र की ग्रंथियों के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए आप खुश रहिए, व्यस्त रहिए और घर में रहिए और रिवीजन करते रहिए। धन्यवाद।